नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रतिम में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी हमारा तीत कक्षा 6 का पाठ नंबर 2। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये सब आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के तमाम वो वीडियो हैं एनसीईआरटी पाठों के आधारित, जिस जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और आप जिस भी क्लास में हैं वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। ये बिल्कुल हम कक्षा 6 की तरह पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे बच्चों को पढ़ना होता है वैसे ही पढ़ेंगे। बड़े आसानी से समझेंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से आप इसे सुनेंगे और जब हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे होंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर बड़ी आसानी से इसके अभ्यास प्रश्नों को बता देंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहा कि पता है कि जो ये रेल चल रही है यह 150 साल पहले से ही चल रही है। 150 साल पहले से यात्रा शुरू की है रेल ने, या नहीं। जो भारत में रेल की शुरुआत हुई थी वो 1853 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। कब इसकी शुरुआत हुई? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और जो संसार में पहली बार रेल चली थी वो लंदन में चली थी, 1835 ईस्वी में इंग्लैंड में चली थी। बस तो कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, अब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी। जब लोगों के पास आने जाने के लिए गाड़ी नहीं थी, बस नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे? ऐसी बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं कि क्या है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानेंगे हम लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इन उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे, और हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। मतलब जो भोजन के इंतजाम के लिए क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे या चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने कंदमूल सब ये इकट्ठा करते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? आखेटक एवं संग्राहक मनुष्य कहा जाता था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि जब वह इधर से उधर जाते थे तो ज़्यादा दिनों तक रहने पर क्या होता था कि एक स्थान के पौधे हैं, फल हैं, जानवर हैं, खा लिए जाते थे उनके द्वारा, और भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उसके बाद अगर अगला कारण देखें तो जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। आगे चर्चा करते हैं हम कि तीसरा कारण क्या था। तीसरा कारण यह था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल और जो हैं अलग अलग मौसम में लगते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उनकी तलाश में वो उपयुक्त मौसम में ही उन इलाकों में जाते थे जहां उस मौसम में फल या जो भी उनके खाने योग्य चीज़ें मिलती थी। चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना क्या था? संभव नहीं होता था। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलें, नदियाँ में पानी बारिश के बाद
ही मिल पाता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में क्या करना पड़ता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। यह आप लोगों ने देखा कि उस समय का मनुष्य कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता था और उसके पीछे क्या कारण थे। आगे हम चर्चा करते हैं कि ये आरंभिक मानव के बारे में सब जानकारी कहाँ से मिलती है। पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इसमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे भरकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि ये चित्र जो दिया गया है, इस हथियार का प्रयोग पेड़ों के जड़ों की खुदाई के लिए किया जा रहा है। और साथ में जो ये बनाया गया है, यह सुई नुमा बनाया गया है इसका मुंह। और यह जो जानवरों से छाल होती थी, उसके छाल से जो वस्त्र बनाए जाते थे, उसकी सिलाई के लिए उपयोग किया जाता था। यही यहाँ पर लिखा गया है। आगे हम चर्चा करते हैं कि रहने की जगह निर्धारित करना, कि कैसे वह लोग रहने के लिए जगह निर्धारित करते थे। लाल त्रिकोण वाले स्थल वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहकों के होने के परिणाम मिलते हैं। पुरा स्थल अभी हम देखेंगे कि वो स्थल जहाँ से प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं। पुरा स्थल किसे कहते हैं? जहाँ से प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं, जैसे उन लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियार हैं या खाने वाली चीज़ें हैं या जो भी अन्य अवशेष मिले हैं, उन स्थलों को क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आप देख सकते हैं मानचित्र में कि आप लोगों को त्रिकोण वाली स्थिति में बताया गया है कि कुछ पुरा स्थल हैं जो क्या हैं, लाल त्रिकोण वाले स्थल हैं, वह क्या हैं, पुरा स्थल है। आप देख सकते हैं जहाँ से प्राचीन काल की वस्तुएं मिली हैं। आप उनमें से प्रमुख है भीमबेटका। भीमबेटका से सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हुस्गी है, यहाँ से कुल्हाड़ी मिला है, करनूल गुफाएं हैं आदि ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो ये नीले बॉक्स में बने हैं, ये नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं। नवपाषाणिक पुरा स्थलों में आप देखें पयमपल्ली है, साथ में आपके कोल्डी हवा है, चिरांद हैं, और इधर को देखें हम पूर्व की ओर तो दाओजी जली हार्डिंग है, और साथ ही साथ बुर्ज होम है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि महापाषाणिक युग के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद नवपाषाण के बाद जो ये हरे गोले में बनाए गए हैं, नवपाषाणिक स्थल हैं। नवपाषाणिक स्थल में आदि चन्नलूर है, ब्रह्मगिरी है, और साथ में आप लोग देख सकते हैं और भी स्थल हैं। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं आरंभिक गांव, जहां पर इस तरीके के चित्र दिए गए हैं, वो आरंभिक गांव है, जैसे इमाम गांव है और अन्य स्थल हैं। आप अगर कक्षा 6 में हैं तो आप एक बार जरूर इस मानचित्र को देखें और समझने का प्रयास करें। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। आप लोग जानते हैं कि भीमबेटका इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। आप लोग जानते हैं कि भीमबेटका से सबसे पुराने शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्रकला जो यहाँ पर दिया गया है,
आप लोग देख सकते हैं यह एक शैल चित्र है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे इसमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं और कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुफाएं हैं, पत्थर की गुफाएं हैं। पुरा स्थल आप लोग देख सकते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों के ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। वे जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुरा स्थल वो है जहाँ से आपको बर्तन हैं, हथियार हैं और भी जो अवशेष मिले हैं, उन स्थलों को क्या कहते हैं? पुरा स्थल। आग की खोज कर्नूल गुफा पृष्ठ 13 पर है। अभी हम देखेंगे यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मतलब उजाला करने के लिए, मांस भूनने के लिए और साथ ही साथ खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता है था। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं? आप देख सकते हैं आग का प्रयोग हम झाड़ू से बचने के लिए भी करते हैं और साथ ही साथ खाना बनाने के लिए भी करते हैं और आप लोग इससे परिचित हैं। नाम और तिथियां क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। पुरापाषाण काल के बारे में भी बनेंगे। यह शब्द दो शब्दों से बना है, पुरा या नहीं प्राचीन और पाषाण या नहीं पत्थर। या नहीं जो प्राचीन काल में पत्थर का काल था उसे क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल कहते हैं। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल का समय क्या है? 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले तक। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल को आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलता है उसे मेसोलिथ या नहीं मध्य पाषाण काल कहते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेसोलिथ किस काल को कहा जाता है? मेसोलिथ मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। मेसोलिथ मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। पुरापाषाण काल का समय हमने देखा कि 20 लाख पहले से 12,000 ईस्वी पहले तक था, जबकि मध्य पाषाण काल में हम देखें तो मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ काल भी कहा जाता है। इसका समय काल 12,000 साल से 10,000 साल पहले का माना जाता है। और यहाँ की एक खासियत और थी, मध्य पाषाण काल के औजार जो थे बहुत छोटे होते थे और इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथिक या नहीं लघु पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल से 2-3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। मेसोलिथ या नहीं उस काल के जो भी चित्र होते थे वह बहुत ही बारीक होते थे, इसलिए इसे मेसोलिथ कहा गया है। ये अतः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। जो पुरापाषाण काल में बनते आ रहे थे वो औजार तो बने ही बने, साथ में मध्य पाषाण काल में थोड़ा मानव विकसित अवस्था में आ गया था। उसने औजारों को विकसित किया और उसके हत्थे बनाने शुरू कर दिए थे और हथियार नुकीले तथा छोटे थे। आप यहाँ पर देख चुके हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण काल युग या नहीं जहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 10,000 साल पहले से प्रारंभ हुआ था लगभग, उसे क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल कहा जाता है। हमने कुछ स्थानों
के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि हम उस काल में इसके नाम क्या रहे होंगे। अब उस काल में क्या नाम रहे होंगे ये तो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो इतिहासकारों ने नाम दिए हैं उसे आप निश्चित तौर पर समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं बदलती जलवायु। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। जब घास के मैदान बढ़ने लग गए आज से लगभग 12,000 साल पहले, तो वहाँ पर अनेक जानवर आए। आप लोग देख सकते हैं, हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़ है, बकरी है, गाय है। तो लोग उनके पीछे पीछे जाया करते थे क्योंकि उनको शिकार भी करना होता था। साथ ही साथ लोगों ने कुछ और जानवर पकड़ भी लिए होंगे। लोगों ने उनको पालतू बनाना भी क्या कर लिया, प्रारंभ कर लिया। खेती और पशुपालन की शुरुआत कि इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न इलाकों में क्या हुआ कि जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते समय लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह के लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पाला गया, तो आप देख सकते हैं मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कुत्ते को पाला गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर आदि जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहा करते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। मतलब नवपाषाण काल में लोग क्या बन गए, पशुपालक भी बन गए और खेती भी करने लगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य के द्वारा खेती का प्रारंभ कब हुआ। मनुष्य के द्वारा खेती का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। और साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा पाला हुआ पहला पशु कौन सा था। मनुष्य के द्वारा पाला हुआ पहला पशु कुत्ता था। आगे हम चर्चा करते हैं कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन किया करते थे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अगले पेज में तौर पर उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन किया करते थे जिसमें बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, वे लोग उन पौधों को चुनते थे जिससे कि बड़े बड़े दाने और अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को भी संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उसे उगाने के लिए सुरक्षित रखा जाता था। बीज के रूप में उसे सुरक्षित रखा था। उन्हीं जानवरों का प्रजनन के लिए चुना गया। प्रजनन मतलब जिसकी पीढ़ी आगे को बढ़े उसके लिए चुना गया, जो आमतौर पर अहिंसक थे। मतलब जो क्या थे, शांत जानवर थे। उन्हीं को मनुष्य के द्वारा पाला गया। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधों, जंगली जानवरों तथा पेड़ पौधों के धीरे धीरे भिन्न भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत क्या होते हैं, दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखिए
और कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो छोटे दांत होंगे वो निश्चित तौर पर पालतू सूअर के होंगे और जो बड़े दांत हैं वो आपके बड़े या नहीं जो दांत है वह जंगली जानवर के होंगे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आती है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन फसल जो बोई गई गेहूं है और सबसे प्राचीन जानवर जो पाला गया वह कुत्ता है। इसके बाद हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।